नमस्कार। प्रारब्ध के एक और वीडियो चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने हमारा थंबनेल देख लिया होगा। चर्चा हम किस विषय पर कर रहे हैं ये भी आप सबने जान लिया होगा। तो आइए अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद। फैयाज जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद। हालांकि जब ये हम चर्चा कर रहे हैं तो 17 अक्टूबर है जी, तारीखी दिन है। बिल्कुल। लेकिन चर्चा जिस दिन हमारे दर्शकों तक पहुंचेगी इस तारीखी दिन को बीते हुए एक दिन हो चुका होगा। अच्छी बात है। तारीखी दिन कौन सा है, वो कौन सा यादगार दिन है? जी हाँ, 17 अक्टूबर 1817 सर सैयद अहमद खान इनका जन्मदिन है। ये कौन है? ये हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब जब हम ये कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपने की और आप भारत से ताल्लुक़ रखते थे, अफगानिस्तान से आए, दिल्ली, आपके पुरखे अफगानिस्तान से आए, दिल्ली में आप जन्मे, लेकिन इस बीच हम जब ये कहते हैं और हमारा थंबनेल ये कहता है कि भारत के दुश्मन का जो पाकिस्तान का आदर्श हो उसका भारत में इस्तकबाल क्यों हो, तब ये हम क्यों कह रहे होते हैं, इसके लिए एक छोटी सी घटना आपसे शुरू करने से पहले दर्शकों आपको बताएं। 75 साल हमें आज़ाद होने को हुए। पाकिस्तान भी अभी बीते अगस्त में अपना 75वां जन्मदिन मना रहा था। उन्होंने 75 रुपए का एक नोट छापा पाकिस्तानी। उसमें 4 शख्सियतें थी। एक थे जिन्ना साहब जी, दूसरी फातिमा जिन्ना जी, उनकी बेगम साहिबा, अल्लामा इकबाल साहब। जी। तो ये 3 तो ठीक, चौथे कौन थे? सर सैयद अहमद खान। जी, अब सवाल ये आता है कि वो सर सैयद अहमद जिनका की इंतकाल यानी जिनकी मृत्यु हो गई पाकिस्तान बनने के 50 साल पहले, वो 75 साल बाद पाकिस्तान के रुपए पर क्या कर रहे थे? आज उनका जन्मदिन है, देख आप कल रहे होंगे। लेकिन साहब ये बताइए, जी, पाकिस्तान की नोट पर सर सैयद अहमद खान 75 साल बाद जी, जिन्ना, फातिमा जिन्ना और अल्लामा इकबाल, जी, उनके बाद क्या कर रहे थे? जी। देखें, वो 75 साल बाद नोट पे ज़रूर आए, लेकिन वो पाकिस्तान बनने से पहले, मैं समझता हूँ और 75 साल पहले, उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद के लिए बीज डाल दिया था। उस जो वृक्ष आप पाकिस्तान का देख रहे हैं, उसकी बीज उन्होंने 1873 या 82 में ही उन्होंने टू नेशन की थ्योरी की बुनियाद रखी थी। और उस बुनियाद पे कि हम अलग राष्ट्र हैं, हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उन्होंने किया था, ये ऐतिहासिक तथ्य के साथ। तो वहाँ से वो इसीलिए पाकिस्तान में वो फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। सर सैयद, अल्लामा इकबाल और जिन्ना को तो सब जानते हैं। जिन्ना तो आगे आगे थे, लेकिन जो वैचारिकी तैयार किया था वो सर सैयद ने, फिर उसको सर सैयद ने जो बुनियाद रखी उसी बुनियाद पर अल्लामा इकबाल और जिन्ना ने पाकिस्तान का निर्माण किया। और पाकिस्तान का निर्माण कहीं अलग तो किया नहीं, हमारी देश के टुकड़े करके उन्होंने अपनी ढिठपने को या अपनी ज़िद को पूरा किया, जो मैं समझ पाया। ठीक है, लेकिन बदनाम तो हमेशा टू नेशन थ्योरी देने के लिए अल्लामा इकबाल हुए, जिन्ना हुए, लेकिन इनकी जड़ में निश्चित रूप से सर बिल्कुल। सैयद अहमद खान थे। देखिए, भारत में ऐसा समझा जाता है। अच्छा। ये खुले तौर पे आप पाकिस्तान में चले जाएं तो वहाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ाया भी जाता है, और वहाँ बातचीत में लोग कहते हैं सर सैयद को, उसका क्रेडिट देते हैं। अगर आप इवन पाकिस्तान में जाके कह दें कि सर सैयद का पाकिस्तान तहरीक से कोई लेना देना नहीं, लोग आपका मुंह नोच लेंगे। अच्छा। लेकिन एक विडंबना, देखिए, मुस्लिम समाज को अशराफ वर्ग लीड करता है, तो वो किसको हीरो बनाना है, किसको विलेन बनाना है, वो जानता है। तो जैसे अल्लामा इकबाल हैं, सर सैयद हैं, आप देखेंगे वो पाकिस्तान के भी हीरो हैं, भारत में भी हीरो हैं।
और यहाँ हिंदू समाज के भी बुद्धिजीवी उनको अपना आइकन मानते हैं और उनको राष्ट्रभक्त मानते हैं। बड़ी विडंबना है कि सर सैयद एक ही साथ, यानी भारत पाकिस्तान बहुत दूर दूर भी नहीं है, और आज के ज़माने में यहाँ की खबर वहाँ जाती है, वहाँ की खबर यहाँ आती है, कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। एक ही साथ वो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर भी हैं और वो भारत में देशभक्त भी हैं, भारत के लोगों की नज़र में। अरे साहब, शिक्षाविद हैं जी, समाज सुधारक हैं जी जी, और यहाँ तक कि भारत की आज़ादी के पैरोकार भी हैं जी। और देखिए हिंदू मुस्लिम यहाँ भारत में उनको कहा जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार थे, वो जो है देशभक्त थे, राष्ट्रवादी थे, वो जो है लोकतंत्र के सपोर्टर थे और जो है शिक्षाविद थे, एजुकेशन के लिए बड़ा काम किया, ऐसा लोग कहते हैं। वो हम एक एक करके बात करेंगे। और वहाँ पाकिस्तान में साहब जो है वो सामंतवाद के प्रतीक माने जाते हैं, टू नेशन थ्योरी के प्रतीक माने जाते हैं, और पाकिस्तान का जन्म के लिए उनको श्रेय दिया जाता है सबसे पहले, उसके बाद अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना का नंबर आता है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। यानी आप एक समय बैठे, इसको आप रात भी कह रहे हैं और इसको दिन भी कह रहे हैं, इसको काला भी कह रहे हैं, इसको सफ़ेद भी कह रहे हैं, और दोनों की मान्यताएं खूब आराम से, हम जैसे बेवकूफ़ ही हैं, हम जैसे लोग, हमारे आप जैसे लोग बेवकूफ़ लोग हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। चलिए साहब देशभक्त भी हैं, वो कह रहा है कि नहीं पाकिस्तान बना, जो पाकिस्तान बना रहा है या जो पाकिस्तान या टू नेशन थ्योरी की वैचारिकी तय कर रहा है, उसकी बीज डाल रहा है, उसका रोपण कर रहा है, और जिसके नतीजे में, जिसके परिणाम स्वरूप आपने देखा है कि लाखों लोग मारे गए। और मैं लोग कहता हूँ, मैं भारतीय कहता हूँ कि ये भारतीय हमारे, चाहे वो हिंदू रहा हो, चाहे सिख रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, जो भी इस नफ़रत के भेंट चढ़ा वो हमारा भारतीय था। तो एज होल भारत माता का नुकसान हुआ कि उसके लाल मारे गए, उसको जो है हम ग्लोरीफाई करते हैं। भारत में भी जो है सर सैयद की महिमा मंडन होती है। मैं सीधी सी बात सवाल करता हूँ कि जो है, जो पाकिस्तान का हीरो है वो हमारा हीरो कैसे हो सकता है? जो टू नेशन थ्योरी और इस तरह की जो देश बांटने की जो बात करे, ये कहे कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है, वो हमारा एक भारत जो एक सेकुलर राष्ट्र है, एक संविधान यहाँ है, उसका हीरो कैसे हो सकता है? हमारे हीरो नेहरू हो सकते हैं, हमारे हीरो अंबेडकर हो सकते हैं, हमारे हीरो गांधी जी हो सकते हैं। तो एक बात समझ में आ रही है, हालांकि इस पे भी पक्ष विपक्ष वाद विवाद होता है। हमारे हीरो सावरकर हो सकते हैं, सावरकर भी हो सकते हैं, बिल्कुल, जो देश की बात करें। हमारे हीरो वल्लभ भाई पटेल जी, बिल्कुल, मैं पटेल जी को जरूर याद करूंगा। मैं पटेल जी का जब आपने जिक्र किया तो मैं दर्शकों को बताता चलूँ, पटेल वो पहले व्यक्ति हैं उतने मतलब उस लेवल पे कि जिन्होंने भारतीय मूल के मुसलमान, जिनको हम अब देशज पसमानदा कहने लगे हैं, उनके आंदोलन जो आसिम बिहारी के नेतृत्व में चला था उसको कंसीडर किया। और कांग्रेस का जो अशराफ लीडरशिप थी मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में, रफ़ी अहमद किदवी और भी लोग थे, उनके विरोध में जाके बिहार राज्य में जो पहली आज़ाद भारत के बाद बन रहा था, उसमें मोमिन कॉन्फ्रेंस के दो लोगों को, नूर मोहम्मद को, अब्दुल करीम अंसारी को, बिना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराए मिनिस्टर बनाया कि ये टू नेशन थ्योरी के खिलाफ लड़ने वाले थे। इन्होंने 1946 के इलेक्शन में सीटें हराई थी, 6 सीट हराया था मुस्लिम लीग को, लेकिन वो अकेले थे इस मामले में। और मुझे लगता है कि सरदार पटेल अगर कुछ और वक्त हमारे साथ दुनिया में रहे होते तो स्थिति थोड़ी सी और भिन्न हो सकती थी, लेकिन उसको किसी ने कंसिडर नहीं किया। और जब भी कांग्रेस में, मुस्लिम लीग में जो बात होती थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी, तो सरदार पटेल का हमेशा ये स्टैंड रहा कि हमको सामान्य मुसलमानों से बात करनी चाहिए। ये राजा नवाब है और इनसे हम बात करते हैं तो इनकी प्रसिद्धि होती है, ये मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं। वहाँ हमेशा उन्होंने सामान्य मुसलमानों की बात की, जनरल, जो इसका मतलब कि वो भारतीय मूल के मुसलमानों की बात कर रहे थे। तो एक बात थी, आपने बहुत अच्छा किया कि वो हमारे हीरो हैं, पसमानदा समाज, उनको हम अपना आइकन मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लेकिन सर सैयद और अल्लामा इकबाल का क्या काम, ये हमें समझ में ठीक है। अल्लामा इकबाल, एक बात मैं और भी कह दूं कि हिंदू मुसलमान के नज़रिए से हम मुसलमान हैं तो जो है सर सैयद को, अल्लामा इकबाल को हीरो माने, ये मुनासिब बात नहीं है। इसका मतलब कि फिर हम जो है पूरी तरह से सेकुलर नहीं है, हम एक धार्मिक, हमारा एक झुकाव है, जो हम झूठ के लिए भी इसलिए तय हो जाते हैं कि सर सैयद मुसलमान है, इसलिए जो झूठ बोल रहे हैं वो भी हम मानेंगे। तो ये गलत बात है, ये बात नहीं की जा सकती। हाँ, तो ठीक है ना जी। आपने जो अभी कहा ना कि हम किसी व्यक्ति को केवल इसलिए समर्थन ना दें कि वो हमारे धर्म का है या हमारे मजहब का है, तो ये बात तो खुद सर सैयद अहमद खान साहब ने जब अपनी किताब असबाब बगावत हिंद जी, जब उन्होंने लिखी, और उसमें वो कहते हैं कि
अशराफ अंग्रेजों के साथ है, जी पहली चीज। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ये कहते हैं कि अशराफ क्लास जो है मुसलमानों का, वो पूरी तरह से कंपनी बहादुर के साथ है, अंग्रेजों के साथ है। जी वो साहब खुद अंग्रेज सरकार के नौकर थे, तनख्वाह पे रहते थे, नौकरी किया उन्होंने। लेकिन उसी किताब में वो तब के भारतीय मुस्लिमों को भी संबोधित करते हुए ये लिखते हैं कि जो मुसलमान अंग्रेज सरकार के खिलाफ हैं वो बज्जात हैं। जी, ये गाली अब है। ये बज्जात शब्द जी जी मुझे तो गाली लगती है। हाँ, बिल्कुल जरा बताइए ना, बिल्कुल। ये क्या है? देखिए, बज्जात कहते हैं बुरे जन्म वाला, यानी वो उन मुसलमानों को कह रहे हैं। देखिए, दो तरह की ये लोग बात करें। एक तो कहते हैं कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो सारे जहां में, दुनिया जहान में जितने लोग हैं सबसे अफजल हो गया, यानी सबसे अच्छा हो गया। और दूसरी तरफ उन्हीं कलमा पढ़ने वाले को बज्जात कह रहे हैं, और अपने सत्ता वर्चस्व, अपने स्वार्थ के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई कंपनी बहादुर या अंग्रेज़ों को ये बात समझा रहे थे वो, कि देखिए ये जो राजा नवाब ज़मींदार, जो अशराफ क्लास है, ये आपके दुश्मन नहीं, हम तो आपके साथ हैं। ये जो है जो छोटी जात के लोग हैं, या जो कामगर जो जातियाँ थी मुसलमानों की, जो हिंदुओं से कन्वर्ट हुई थी, या सिख से, या हिंदुओं से कन्वर्ट हुई थी, या जैन भी कह लीजिए, बहुत जो भी हमारा भारतीय धर्म था उससे कन्वर्ट हुई थी, और जो कामगर जातियाँ थी उनकी तरफ इशारा। और उन कामगर जातियों में देखिए किसान और बुनकर दो बड़े स्तंभ थे हमारे समाज के, और आज भी उस वक्त भी। तो उन्होंने उसमें बुनकर ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने जो फारसी में शब्द है बुनकरों के लिए जुलात, उन्होंने बज्जात जुलाए। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों को ये बात समझाई असबाब बगावत हिंद में कि ये बज्जात जुलाए इस गर्मजोशी में बहुत आगे थे। उसको हरामजदगी कहते हैं, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है हमारा, उसको वो हरामजदगी कहते हैं, ये भी गाली देते हैं। क्या बात है? यानी बज्जात भी कहा, और उस पूरे विद्रोह को या हमारी हरामजदगी का। तो मैं मुसलमान होने के बाद भी उन्होंने इसका भी नहीं ख्याल रखा जिस कलमे की लोग हमेशा दुहाई देते हैं। तो बज्जात भी कहा, और उस पूरे जो हर आदमी को स्वतंत्र होने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति या कोई समाज स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ता है तो कम से कम कोई भी सभ्य व्यक्ति उसको हरामजदगी नहीं कह सकता है। तो ऐसी मानसिकता के वाहक थे सर सैयद। इसीलिए हम सर सैयद के हम उनके विरोध में, वो हमारे विरोध में है। हम बस ये बात बता रहे हैं, हम तो डिफेंस कर रहे हैं। तो चलिए साहब जी, 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, जी पाकिस्तान उसी समय बना। पाकिस्तान बनने के 50 साल पहले इंतकाल हो चुका था, यानी मौत हो चुकी थी जी, जी। सर सैयद अहमद खान साहब की। जी जी यानी कि ये सोच कहीं 1900 के आसपास, अगर उनकी मृत्यु के समय तक, आखिरी समय तक देख लें, कि जब वो हरामजदगी कह रहे थे भारतीय मुसलमानों के आंदोलन को और पूरे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को, जी, जी। और उसमें शामिल मुसलमानों को बज्जात कह रहे थे, जी ये सोच। और इसके बाद मैं दर्शकों आपको बताऊं, फैयाज जी ने, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, मुझे लगता है कि हम में से तमाम लोग इनको फॉलो भी करते होंगे। और डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी साहब फेसबुक पे खूब ज़्यादा एक्टिव हैं, स्थापित मीडिया पे हैं, तमाम जगह जाते रहते हैं। 2 दिन पहले इन्होंने एक पोस्ट लिखी, और उन्होंने सर सैयद अहमद खान की एक तस्वीर, जिस पे इन्होंने क्रॉस बनाया, ये बिल्कुल वही तस्वीर है जो आपको इस चर्चा के थंबनेल पर देखने को मिल रही है। इन्होंने ये तस्वीर के साथ कुछ बातें कही, और सिर्फ इतना कहा कि जो भारत का दुश्मन है, और जो भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान का आदर्श है, वह भारत का आदर्श कैसे हो सकता है। ये एक सिंपल सी अभी पोस्ट थी आपकी। जी बिल्कुल सिंपल सी। होता क्या है इसके बाद? कुछ घंटों के भीतर ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक फेसबुक पेज पर इसको, इनके पोस्ट के स्क्रीनशॉट को शेयर किया जाता है, और ये कहते हुए शेयर किया जाता है, मैं उसको बाईलाइन पढ़ नहीं पाऊंगा। जी जी साफ तौर पे ये कहा जाता है कि साहब, ये एक पसमानदा के नाम पर भटका हुआ बुनकर, जी जी सुन्नी मुसलमान, जी हमारे शेख साहब के लिए इतनी नफरत फैला रहा है, इसके खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर को मुकदमा कराना चाहिए। जी। आप तो एफआईआर का वेट कर रहे हैं,
जी। और जब मैं ये कह रहा हूं कि आप एफआईआर का वेट कर रहे हैं, तो 1900 में अपनी मौत मरने वाले सर सैयद अहमद खान जिस बात को अपने किताब असबाबे बगावते हिंद में कह के जाते हैं कि हराम जदगी है आज़ादी का आंदोलन और इसमें शामिल होने वाले मुसलमान बज्जाद हैं, जी। तो यह आरोप आज तक आपके साथ है। पिछले 48 घंटे पहले आपके ऊपर यह आरोप लगा है। जी बिल्कुल। देखिए, ये मैंने उसी पे ये सवाल किया कि क्या अगर कोई पाकिस्तान के अंदर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को क्रिटिसाइज करता, तो क्या कोई पाकिस्तान का व्यक्ति उसके ऊपर एफआईआर करने की, मुकदमा करने की बात करता? लेकिन ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो इस तरह की नासमझी की बात की, तो एक उसकी मानसिकता चली आ रही है। देखिए, सर सैयद ने बज़ात कहा, अब ये भी बज़ात कह रहे हैं, और इनको कहा कि भाई सर सैयद को अगर हम आलोचना करते हैं, इस देश में देखिए जो सिद्ध पुरुषों की भी आलोचना होती है। ये इतना सुंदर देश है हमारा, सिद्ध पुरुष, इवन भगवान तक को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और कोई सर्तन से जुदा इस तरह की बात। इसीलिए देखिए, मुझे गर्व होता है एक भारतीय होने पे कि हम जिस देश में पैदा हुए ना, पूरी दुनिया में इस तरह का राष्ट्र और देश आप ढूंढे न पाएंगे आप। ठीक है, बहुत सी समस्याएं हैं, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ठीक है, सब है, लेकिन उन सब के बाद भी जो हमारी समरसता है, जो हमारी मिलावट है, जो हमारे यहाँ विरोधाभास की स्वीकारता है, एक आस्था का व्यक्ति दूसरे आस्था के व्यक्ति से नफरत नहीं करता, उसकी आस्था का सम्मान करता है। और मैं समझता हूँ कहीं कहीं तो मैंने ये भी देखा है कि इस, अगर मान लीजिए आस्था ए का व्यक्ति आस्था बी आस्था वाले व्यक्ति का, बी आस्था का ए आस्था वाला ज़्यादा सम्मान करता है उस व्यक्ति के जिसकी वो आस्था है। अब मैं बताऊं, मस्जिद का जितना मैं नहीं सम्मान करता हूं, मुझे बचपन में याद है हिंदू समाज के लोग उससे ज़्यादा सम्मान करते थे, और मस्जिद के सामने से गुजरने पे जिस मतलब वो उनको ये लगता था कि भाई ये भगवान का घर है, और उस सम्मान के साथ गुजरते थे। हम लोग जो है उतना, मैंने खुद इस बात को रियलाइज़ किया कि अरे बताइए वो इतना सम्मान कर रहे हैं। तो ये वो देश है, सुंदर देश है। और एक बात यहाँ से मुझे एक याद आ गई सेकुलरिज्म की, कि हमारा जो सेकुलरिज्म है ये भारत का 5000 साल पुरानी जो हमारी सभ्यता संस्कृति, उसका ये स्वभाव है। हमने सेकुलरिज्म यूरोप से नहीं सीखा है। यूरोप वालों को आज हमसे सेकुलरिज्म सीखने की ज़रूरत है। उनका सेकुलरिज्म अधर्म के बुनियाद पे है, और हमारा सेकुलरिज्म धर्म के बुनियाद पे है। इस फ़र्क को आप समझिए, और ये हमारा स्वभाव है। हम धर्म के साथ सेकुलर हैं, वो धर्म से विमुख होकर उनके यहाँ सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है कि विधर्मी होगा, अधर्मी होगा। और हमारे यहाँ अगर सेकुलर है, अगर आपने सेकुलरिज्म से मिसबिहेव किया तो धर्म व्यक्ति कहता है कि तुमने अधर्म का काम किया, कि अपने से दूसरी आस्था वालों का तुमने बदतमीजी किया, समाधान किया। ये हमारी सुंदरता है। और मुझे लगता है कि यूरोप वालों को हमसे सेकुलरिज्म सीखने की जरूरत है, भारतीय स्टाइल का सेकुलरिज्म सीखने की जरूरत है। और ये क्यों जरूरत सीखने की, ताकि जो मनुष्य है या मनुष्य जाति है उसकी ग्रोथ हो सके, वो प्रॉस्पेरस हो सके, आगे बढ़ सके। यूरोप के सेकुलरिज्म से वो बात नहीं हल हो सकती जो हमारे सेकुलरिज्म से। चलिए छोड़िए ना जी, यूरोप तो छोड़ दीजिए जी, हम भारत आते हैं, और भारत में ही सेकुलरिज्म शब्द और सेकुलर होने को कैसे जिया गया है। 1947 के बाद जो भी सत्ता रही, और सत्ता के छायावाद में पलते रहे हमारे वामपंथी लोग। जी, आप 1900 में भी गाली खाते थे, जी, आप 2 दिन पहले भी गाली खाते हैं। जी, आपका ही मजहबी भाई 1900 में भी आपको गाली दिया, जी, आज भी आप उसी सर सैयद अहमद के बनाए गए विश्वविद्यालय के एक पेज पर आपको धमकी मिलती है, और यहां तक एफआईआर की बात होती है। जी। अब एक चीज दूसरा इसके परोक्ष रखता हूं। परोक्ष जब मैं कहता हूं तब मैं ये कहता हूं कि एक धर्म को उसके अंदर, मैं हिंदू की बात करता हूं, मैं सनातन धर्म की बात करता हूं, और लगातार इस देश के सो कॉल्ड प्रगतिशील लोगों ने, या जो तथाकथित अपने आप को बुद्धिजीवी कहते रहे, उन्होंने भारतीय हिंदू पद्धति और भारतीय सनातन के 3 13, यानी कभी मनुवाद, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, जातियां, अछूत, दिस दैट, इस पर लगातार बातें होती रही। लेकिन उसी वर्ग ने, आपको नहीं लगता है कि यहां
हमें ये कहने में आज अच्छा नहीं लग रहा है कि शायद ये 1 2 3 4 साल हुए हैं जब लोग सामान्य तौर पर भारत में परिचित हुए हैं कि अशराफ और पसमानदा भी मुसलमानों में कुछ होता है। जी जी बिल्कुल। वरना आज भी बहुसंख्यक यही जानता है मुसलमान का मतलब मुसलमान। जी। तो जिन्होंने हिंदुओं के अंदर, जिन्होंने सनातन धर्मियों के अंदर, जो इस देश का बहुसंख्यक है, सांस्कृतिक रूप से बहुसंख्यक है, उसके 3-13 पर इतने सारे काम हुए, लेकिन समान व्यवहार करने की अवधारणा को जीने वाले वे तमाम पाखंडी शुद्धतावादी लोग और वो वामपंथी लोग मुसलमानों के इस 3-13 पर, जो कि अल्लामा इकबाल से पहले सर सैयद अहमद खान के जमाने से चला आ रहा है, जहां वो हरामखोर कहते हैं, बज्जात कहते हैं, जहां की कब्रिस्तान अलग होते हैं, यहां तो घाट अलग नहीं होते हैं, इस पर काम नहीं हुआ, इसको नहीं बताया गया। ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने उठाई। देखिए, मुस्लिम समाज को अशराफ वर्ग लीड करता है, उसने इस बात को छुपा के रखा, और जैसी आज भी आप बात करेंगे वो फ़ौरन इस्लाम को ले आता है कि देखिए कुरान में है हमारे की जो है, हमारे यहाँ ऊँच नीचे, हमारे यहाँ सब बराबर है। ठीक, और आप भी सुन के खामोदा चलो भाई इनके यहाँ सब बराबर है। तो एक ये झूठ को इतनी बार बोला गया कि वो सच प्रतीत होने लगा। ठीक है, कुरान में इस तरह की कोई आयत नहीं है, लेकिन आपको बहुत हैरत होगी, कुरान की वो आयत जो एंटी रेसिज्म है, यानी जो जात पात और रेसिज्म को विरोध करती है, उसी को जब एक्सप्लेन करते हैं अशराफ उल मत, उसी में पूरा डाल देते हैं। खूब सुंदरता थे कि भाई दुनिया में जो है आखिरत में, यानी मरने के बाद जो ज़िंदगी, वहाँ सब बराबर है। दुनिया में बहरहाल आदमी के रुतबे का ख्याल किया जाएगा, यानी फलाने घर में पैदा हुए हैं, और वो जन्म के आधार पे भेदभाव, जातीय श्रेष्ठता। और पूरे इस्लामिक फ़िक्ह की किताबों में आपको ये सब मिलेगी। हदीसें बहुत सी मिल जाएंगी, हदीस दोनों तरह की मिलती है, एंटी कास्ट और एंटी रेसिज्म भी हदीस मिलती है, एकदम ठीक उसके अपोजिट कंट्रास्ट में उसको सपोर्ट करने वाली भी हदीसें मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो आप एक इस्तिफ्ता लिखिए। इस्तिफ्ता कहते हैं फतवा मांगने के लिए जो एप्लीकेशन लिखी जाती है, अच्छा। उसको इस्तिफ्ता कहते हैं। आप एक इस्तिफ्ता लिखिए कि भाई एक सैयद लड़की जो है, उसकी शादी भारतीय मूल के कोई मुसलमान किसी भी वर्किंग क्लास, चाहे वो कुम्हार हो, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए ना, चाहे वो धोबी, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। सैयद मतलब अशराफ क्लास, सैयद मतलब जो मोहम्मद साहब के जो वंशज हैं, अच्छा ठीक है, उनका जो टॉप क्लास माने जाते हैं मुसलमान में, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में वो सबसे प्योर और सबसे मुसलमानों में सबसे उच्च माने जाते हैं। उस समाज की लड़की का किसी भारतीय देशज पसमानदा में किसी भी जाति का, चाहे वो बुनकर हो, चाहे धुनकर हो, चाहे वो तेली हो, चाहे वो धोबी, उसके लड़के से शादी हो सकती है कि नहीं। उसमें एक लाइन और लिख दीजिए कि दोनों का स्टेटस सामाजिक बराबर है, वो भी लड़की प्रोफेसर और लड़का भी प्रोफेसर है। अच्छा, हाँ, ये भी आप लिख दीजिए। ठीक है। तो आप देवबंद में उसको डाल दीजिए इस्तिफ्ता, जितने बड़े जो मुसलमानों के इदारे हैं नदवा में डाल दीजिए, जामिया सल्फिया में, या जो भी हैं, और सिया सुन्नी वहाबी देवबंदी जितने ये सेक्टेरियन डिफरेंस है, सबके मदरसे में आप ये इस्तिफ्ता डाल दीजिए। ये आपको लिख के दे देंगे कि नहीं होगी शादी, कुफू नहीं है लड़की का लड़का, कुफू नहीं है, इस्लामिक सिद्धांत है कुफू का, जिसका मतलब होता है शादी ब्याह के लिए बराबरी देखी जाती है। तो उसमें नस्ल देखा जाता है, पेशा देखा जाता है, दौलत देखी जाती है, 7-8 पॉइंट्स हैं, और उसमें एक नस्ल, और जिसको हम यहाँ भारत के परिप्रेक्ष्य में जाति कह जाते हैं। ठीक है, तो ये लिख के दे देंगे। तो ये इन्होंने छुपाया उसको, और हमारे अन्य बुद्धिजीवी ने भी उधर से आंख मूंद लिया। देखिए, यही अशराफ हिंदू समाज में सामाजिक न्याय के लिए बहुत छाती पीटता है। आप रात भर सोता नहीं, बड़ी चिंता होती है कि बड़ा जो है मनुवाद है, पंडित जी लोग जो है ना, बहुत दलितों के साथ जुल्म कर रहे हैं, बहुत पिछड़ों को सता रहे हैं। मतलब वो ऐसा रोएगा कि आप पंडित जी भी देख लेंगे तो पंडित जी भी रोने लगेंगे, यार सही में हम लोग बहुत मारते हैं क्या। सही बात है। लेकिन यही अशराफ अपने समाज का जो दलित है, सेम जाति, अगर उधर जो है स्वच्छकार है तो इधर भी स्वच्छकार, उधर धोबी है तो इधर भी धोबी है, उसके लिए कभी फिक्र नहीं करता। जमीयतुल उलमा प्रोग्राम करती है दलितों के साथ खाना खाने के लिए, दलित मतलब हिंदू दलित, ठीक है, ठीक, लेकिन ये कभी अपने दलितों के साथ प्रोग्राम नहीं करते खाना एक साथ एक थाली में खाने के लिए। हाँ, मैं वही याद कर रहा था तो कि जय भीम जय मीम के नारे तो लगते हैं। जी जी, ये भी एक तरह का धोखा ही है, आप समझिए, फरेब है, छल है, प्रपंच है। तो अब उसकी वजह जान लीजिए। मुस्लिम समाज में जब सामाजिक न्याय होगा
सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि हक अधिकार देना पड़ेगा, सबको समानता और समरसता लाना पड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी मुस्लिम के इदारे हैं वहाँ सबको जगह देनी पड़ेगी। वन्नट भी बैठेगा, धोबी भी बैठेगा, मेहतर भी बैठेगा, बुनकर भी बैठेगा, सब बैठेंगे और सैयद साहब भी बैठेंगे, गोरे चिट्टे लंबे एकदम खूबसूरत, और काला कलौटा मेरा जैसा फैयाज अहमद फैजी भी बैठ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, कितने सुंदर है जो है नहीं, ये तो देखिए भारत के लोग सुंदर होते ही हैं। क्या बात है ना, श्याम वर्ण का तो सुंदरता की इसकी तो है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो वो नहीं मानते हैं ना कि हम सुंदर हैं, और वो तो हमें गूंगा कहते हैं, अजमी कहते हैं, और अजमी का शाब्दिक अर्थ होता है गूंगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको लगता होगा कि मैं गूंगा नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ। तो भारतीयों को तो वो गूंगा कहते हैं, तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो उससे कहते हैं कि तो ये गुलाम उनका आज़ाद हो जाएगा, उनके साथ कुर्सी बैठने लगा, ये ना हो। दूसरा, हिंदू समाज में ये इसलिए सामाजिक न्याय के लिए ज़्यादा वो होते हैं ताकि वो जो डिफरेंसेस है, जात का ऊंच नीच है उसमें। और मैं एक बात कहता हूँ, हिंदू समाज इस मामले में बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही सचेत है कि वो अपने डिफरेंसेस पे, ऊंच नीच पे, मैं ऐसे ब्राह्मण आपको दिखा दूंगा जो जंगलों में जाके शेड्यूल ट्राइब के बीच में काम करते हैं कि उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाएगा। लेकिन एक आप अशराफ नहीं दिखाएंगे जो ये कह दे कि हमारे यहाँ भी ऊंच नीच है और हमको काम करने की जरूरत है, वो तो डिनाई कर देता कि हमारे यहाँ ही नहीं। तो वो उस डिफरेंस का फ़ायदा अपने सत्ता वर्चस्व को मेंटेन करने के लिए, ताकि इस बड़ी आबादी को बिखेर के रखो, और चूँकि वो बहुत ही अल्प माइनॉरिटी में भी जो है अल्पसंख्यक में भी वो स्क्वायर में है, तो वो इधर से पसमानदा एक बड़ी संख्या जो कुल मुस्लिम आबादी को मैं समझता हूँ कि 90% है, ये गुलाम बना रहे। दूसरा, उधर बिखराव बना रहे और इनकी सत्ता वर्षों से चल रहे। आप यकीन जानिए, इन्होंने पाकिस्तान ले लेने के बाद भी ये भारत में हमारे छाती पे बैठ के आज भी अपने सत्ता वर्चस्व का संवर्धन किए हुए हैं। खूब बढ़िया से इनका चल रहा है। थोड़ी सी, मैं चूँकि राजनीतिक पार्टियों का लाभ लेना नहीं चाहता हूँ, थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये थोड़ी सी बैकफुट पे ज़रूर है, थोड़ा ही। वहाँ भी सैयद लोग अपनी सब जगह बनाए हुए हैं, वहाँ राष्ट्रवादी बन जाते हैं। अच्छा, एक याद आ गया, जमीयतुल उलमा भारत में राष्ट्रवादी पार्टी है, ठीक, इनको यहाँ सेकुलरिज्म चाहिए। और यही जमीयतुल उलमा, यानी ये जो खानदान है जिसके पास जमीयतुल उलमा की बागडोर है, इसी खानदान के लोग उधर भी हैं। कौन खानदान बताइए ना। ये जो मदनी परिवार है, हुसैन अहमद मदनी के जो अभी अरशद मदनी है, उनके भतीजे महमूद मदनी, लोग आपस में झगड़ा भी करके, 2 जमीयतुल उलमा है, चचा की अलग, भतीजा की अलग। अभी सुनने में आ रहा है कि शायद एकता भी होगी, बहरहाल। लेकिन इसी जमीयतुल उलमा का हिंद का जब एक सदर आपके मऊ जिले के एक पसमानदा बनाया गया था, कोरी बिरादरी का, तो बहुत बड़े आलिम थे, इस्लामिक मैथोलॉजी के जानकार थे, तो उनको इसीलिए हटा दिया गया कि बताइए ये कैसे हो सकता है, ठीक है ना। उस वक्त वो मुसलमान नहीं होता है, पर्टिकुलर एक भारत के एक जाति विशेष का व्यक्ति हो जाता है, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा भाई सैयद। और इन्हीं का जो विंग पाकिस्तान में है, वो उसको वहाँ शरिया चाहिए। और वही पार्टी का जब प्रेसिडेंट या जमीयतुल उलमा कोई बड़ा यहाँ इंडिया में आता है, तो भव्य उसका स्वागत होता है, भव्य स्वागत हो। तो मौलाना फजल रहमान क्या आए थे, वो भव्य स्वागत, उनके पीछे नमाज पढ़ने वाला कि हम जैसे पसमानदा लोग भीड़ लगाए होता, अरे हजरत आ गए। तो ये बात है, हमको इस पर चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। सामाजिक न्याय, भारत एक ऐसा सुंदर देश है कि उसने सामाजिक न्याय, मैं ये नहीं कहता कि पूरा लक्ष्य हासिल किया जा चुका है, लेकिन बहुत हद तक हम आगे आए हैं। मेरी अपनी एक वो है कि मुस्लिम समाज में भी सामाजिक न्याय पे बात करनी चाहिए। अब लोग बात कर रहे हैं, आप जैसे विद्वान लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो निश्चय स्थिति बदलेगी। देखिए, ये सत्यमेव जयते की भूमि है, हम निराश नहीं हैं, हम आशान्वित हैं, क्योंकि ये भूमि सत्यमेव जयते की भूमि है, तो सत्य की विजय होगी। क्या बात है, ये सच की ज़मीन है, सच बोलने वालों के साथ देने वाली ज़मीन है। और दर्शकों, आपको बताऊं, थोड़ी देर पहले फैयाज जी एक चैनल पे, कहिए तो नाम ले लें, हाँ, हमारे लिए कोई बाध्यता नहीं है, जी हिंदुस्तान नाम का एक चैनल था, जी सलाम उर्दू चैनल है, हाँ उर्दू चैनल है जी सलाम। और वहाँ पे आप एक पैनल पे थे और मैं सामने बैठा हुआ था, मैं पैनल पर नहीं था, लेकिन जो व्यवहार आपके साथ, देखिए पैनलिस्ट आपके साथ व्यवहार करें या पैनल के लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन जब किसी चैनल का एंकर जो उसको होस्ट कर रहा होता है, वो अगर अपने पैनलिस्ट को दुर्भावना के कमेंट बोलता है, और मैं वो शब्द नहीं बोल सकता हूं, मैं चाहूंगा कि आप उस शब्द को दोहराएं, और जिस तरीके से उस चैनल के जी सलाम के एंकर ने इनको संबोधित किया, क्योंकि बहस इसी पर थी और ये बोल रहे थे इसी बात को कि साहब
जो पाकिस्तान का आदर्श है वो भारत का आदर्श कैसे हो सकता है। वही सर सैयद अहमद खान के ऊपर ये बात हो रही थी। कहा क्या था आपको उन्होंने? जी देखिए, वो जब मैंने सर सैयद के ऊपर, देखिए आलोचना करने का मेरा अधिकार है, आप हमसे मत विमत कर सकते हैं, आप कह सकते हैं नहीं साहब आपकी बात ठीक नहीं है, हमारा मत अलग है, ये भी बात समझ में आती है, लेकिन एक भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। वो अशराफ के पास नहीं, अशराफ ने चूँकि इस देश में हुकूमत किया है और न सिर्फ वो हिंदू पसमानदा सबको गाली दे दे के वो किया है, आज भी आप देख लेंगे। तो ये जहाँ बातें वहाँ गलियाते हैं, तो मीडिया मतलब आप जी सलाम, आप मैं समझता हूँ उर्दू का एक बड़ा चैनल है, उस पर उन्होंने मेरी बात को काउंटर करते हुए, कोई दाढ़ी वाले साहब थे, शायद मुफ्ती थे क्या थे, अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि ये आपका ये आप लोगों का निकम्मापन है। मतलब वो सिर्फ उन्होंने मुझे नहीं निकम्मा कहा, पूरे भारतीय मुसलमानों को जो देश है जो उनको कहा कि निकम्मा इसलिए आप एजुकेटेड नहीं हो पा रहे, इसमें सर सैयद की गलती नहीं है, ये आप लोगों का निकम्मापन है। तो हमने काउंटर करते हुए कहा कि भाई हमें लगता है मेरी आवाज़ को म्यूट कर दिया गया, क्या कर दिया गया। हमने कहा कि भाई ये सर सैयद की ही लेगेसी आप सही में फॉलो कर रहे हैं, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हाँ बिल्कुल, सर सैयद ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को हरमजदगी कहा और उसमें भाग लेने वाले बज्जात का आप निकम्मा कह रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इतने साल में कोई बहुत परिवर्तन हुआ है। आज हमारे देश के अंदर देखिए बहुत दुख होता है मुझे, सिर्फ मैं रो नहीं रहा हूँ, ये आप समझिए, हमारे ही देश में, और देश हमारा आज़ाद है, संविधान लगा हुआ है, हमें को कमीना, हमें को बज्जात कहा जा रहा है, बाहर से आए हुए ये मुसलमान। क्या बात भाई, हम कितने आतिथ्य करेंगे, कितनी मेहमान नवाजी इनकी करेंगे। मैं समझ सकता हूँ। ये आज भी हमको एक गुलाम समझ रहे हैं और ये समझते हैं कि इनको गाली देने पे कुछ हमारा नहीं होने वाला है, इन पे FIR करने पे कुछ हमारा नहीं होने वाला है। लेकिन आपको FIR की धमकी मिल जाती है। जी वही मैं कह रहा ना, वो इस गुमान में आज भी उनके दिमाग में पिदरम सुल्तान बुद्ध, कि हमारे दादा कहते थे कि अभी अशराफ के दिमाग में है पिदरम सुल्तान बुद्ध। ये फारसी का एक सेंटेंस है कि हमारे बाप दादा सुल्तान थे इस देश के और आज भी हम सुल्तान। इनका पूरा एटीट्यूड, इनका बिहेवियर, तभी तो नेशनल चैनल मीडिया पे आप किसी को कैसे निकम्मा और कमीना और ये इस तरह के अल्फाज बदज़बानी कर सकते हैं। और ऐसे लोग जी जब भारत के उस बहुसंख्यक समाज के सामाजिक संरचना पे तंज कसते हैं, जी जी, दुर्भावनापूर्ण बातें कहते हैं, टेढ़ी उंगली दिखाते हैं और उनका साथ देते हैं वो तमाम वामपंथी धड़े के लोग और तमाम गिरोहबाज, तो ये मुझे लगता है कि ये एक चुटकुले से ज़्यादा कुछ और नहीं है। बिल्कुल। मुझे यहाँ भोजपुरी का एक वो याद आ रहा है, हम लोग को कितियाँ या वो कहते हैं, हमारी दादी कहती कि सूप सूप संगे संगे चलनियों हंसे जमे 72 छेदा। क्या बात है, सूप तो सूप चलनियों हंसे जौने में 72 छेद, यानी कि सूप तो हंसे ही, वो चलनी भी हंसे जिसमें 72 छेद। तो फैयाज साहब, मुझे लगता है कि हमने चलनी को उसके 72 छेद दिखाने का इस अपनी चर्चा में प्रयास किया है। बिल्कुल। और आपने जिस तरीके से देखिए, कोर्स करेक्शन, अपना सुधार खुद, आज इस देश का बहुसंख्यक समाज खड़ा है, वो हाथों खोल के खड़ा है, वो अपने समाज की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अपने समाज के भीतर ही फैली इस तरह के किसी चलनियों को नोटिफाई ही नहीं करना, मानने से इनकार कर देना। मुझे लगता है कि आप जैसे लोग और हम जैसे लोग अपनी अपनी जगहों पर जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, उस हाल में अगर इन चलनियों को हम इनके छेद गिनाते रहेंगे और आप जिस तरीके से गिनाते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये चलनियां एक दिन अपने छेद बंद करने पर मजबूर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर आप आज्ञा दे तो मैं एक छोटी सी बात, मैं एक संकल्प चाहता हूं कि मैं भी लूं, आप भी लें, दर्शक भी लें, कि देखिए जो पाकिस्तान का हीरो है, हम उसको भारत और भारतीयों का हीरो नहीं बनने देंगे। आज हम इस संकल्प के साथ इस वीडियो का समापन करें कि सर सैयद जो राष्ट्रद्रोही हैं, अलोकतांत्रिक हैं, सामंतवादी और जो पाकिस्तान के हीरो हैं, हम उनको भारत में हीरो नहीं बनने देंगे। हमारे पास हीरो की कमी नहीं है, इतने हीरो हैं कि अगर हम चर्चा करना बैठे तो हमें लगता है कि कई महीने की सीरीज़ हमें करनी पड़ जाएगी लगातार। मैं आप दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि हम इस संकल्प के साथ आज एक संकल्प लें कि जो पाकिस्तान का हीरो है वो हमारा हीरो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी, देखिए साहब, संस्कार सिखाते हैं, हम कहेंगे तो श्रद्धांजलि ही। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि सर सैयद अहमद खान साहब के लिए हो सकती है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और धन्यवाद। आइए इसी के साथ अपने प्रारब्ध के दर्शकों का धन्यवाद करते हैं और आप दर्शकों सभी का से भी एक बार आभार। फिर वही पुराना नहीं हो रहा, अपने चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसका बेल आइकॉन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह की कोई चर्चा लेके हम आए तो उसकी सबसे पहले सूचना आप तक पहुंचे। आइए धन्यवाद देते हैं जी, फैयाज जी बहुत को। बहुत आभार। फैयाज भाई आपका नमस्कार और आप सभी को भी आप प्रणाम। सबका भी नमस्कार।